घटना है मुंबई के पूरन इलाके की, जहां पर 26 जुलाई को पुलिस को एक लाश मिलती है। लाश की हालत इतनी ज़्यादा बदतर थी कि जो भी उसको देखता था वो बस चीखें निकाल देता था, क्योंकि उसके लाश के ऊपर इतने ज़्यादा घाव थे जिसको गिने भी नहीं जा सकते थे। और यहाँ यहाँ घाव किए गए थे जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो। उस जो लाश थी उसके चेहरे को बड़ी ही बेरहमी में से कुचल दिया गया था, साथ ही उस लाश के प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ा गया था, उसको भी वहाँ पर चाकू से घाव किए गए थे और उसे भी कुचल दिया गया था। तो आखिर कौन थी ये लड़की जिसको इतनी बुरी तरह से मार दिया गया था, और क्या थी इसकी कहानी, जानेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी है मुंबई के पूरन इलाके की, जहाँ पर एक लड़की रहा करती थी। लड़के का नाम था यशस्वी शिंदे। लड़की पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होनहार थी और उसने अपना बीकॉम भी अभी अभी कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद वो अपने घर के पास में ही एक प्राइवेट कंपनी में बतौर डेटा एंट्री ऑपरेटर वो काम करने के लिए जाती थी। वो अपने इस नौकरी से काफ़ी ज़्यादा खुश थी और परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे उसके इस करियर से। ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चल रही थी। अब ऐसे में 25 जुलाई 2024 का दिन आता है। उस दिन लड़की काम करने के लिए अपने घर से निकलती तो है, लेकिन शाम को घर पर वापस नहीं आती है। अब ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि लड़की टाइम पर अपने घर पर वापस ना आए। तो उसके घर वालों को काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है और वो उसको कॉल करते हैं, लेकिन उसका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आता है। तो अब वो लोग उनकी सहेलियों को और अपने रिश्तेदार को भी कॉल करते हैं। तो सभी का एक ही कहना होता है कि लड़की हमारे साथ अभी नहीं है और ना ही हमारे घर पर आज आई है। तो ऐसे में शाम से रात हो जाती है, फिर भी लड़की घर पर नहीं आती है और ऐसे में देर रात भी हो जाती है, लेकिन अभी तक उनकी बेटे का कोई भी पता नहीं होता है। तो अब उसके जो पिताजी है वो पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले जो लड़की थी वो सिर्फ 20 साल की थी और कुछ भी ऐसे में कुछ भी उसके साथ हो सकता था, ये सोचकर अब फटाफट से इसकी रिपोर्ट को लिख देते हैं और आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इस लड़के की फ़ोटो को और इसकी डिटेल को रोल आउट कर देते हैं और कहते हैं अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो आप हमें बता दीजिएगा। ऐसे में रात से सुबह हो जाती है, लेकिन लड़की का कोई भी पता नहीं चलता है। अब सुबह के टाइम पे पुलिस को एक कॉल आता है। कॉल पर एक अजनबी आदमी है, वो कहता है कि मैं यहाँ पर टहलने के लिए निकला था, लेकिन यहाँ पर मुझे एक लाश मिली है, जो कि उरन का एक इलाका है जहाँ पर मुझे ये लाश देखने को मिली है। जैसे पुलिस को इस बात का पता चलता है तो पुलिस वहाँ पर तुरंत भागी भागी पहुँच जाती है और जैसे ही उस लाश को देखती है सबका कलेजा कांप उठता है, क्योंकि वो लाश इतनी ज़्यादा बदतर थी जो देखने के लायक भी नहीं थी। यहाँ तक कि उसके कुछ अंग कुत्तों ने नोच लिए थे और कुछ अंग को तो वो काट कर ले भी गए थे। और मारने वाले ने इतनी बेरहमी से उसको मारा गया था कि उसके शरीर पर कोई भी ऐसा अंग नहीं था जहाँ पर वार न किया गया हो, और उसके चेहरे को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया गया था और उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी नहीं छोड़ा गया था, वहाँ पर भी चाकू से वार किए गए थे और उसको भी कुछ कुचल दिया गया था। तो जब ये लाश पुलिस को मिलती है तो वो इस लाश को, जो बची कुछ ही लाश थी क्योंकि आधी अधूरी लाश तो कुत्ते वहाँ से खा गए थे, और जो कुछ बाकी की जो लाश बची थी उसको पुलिस वहाँ से अस्पताल लेके जाती है और उसका पोस्टमार्टम करवाती है। अब एक रात पहले एक आदमी ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखाई थी, तो उस आदमी को वहाँ पर बुलाया जाता है। वो आदमी जैसे वहाँ पर आता है तो वो भी वहाँ पर चीख पड़ता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को पहचान लेता है। हालांकि जो लाश है उसका तो चेहरा पहचानने लायक नहीं रहा था, लेकिन उसके तन पर जो कपड़े थे और उसके शरीर पर कुछ टैटू भी थे, तो इन टैटू और कपड़ों की वजह से वो आदमी अपनी बेटी को पहचान लेता है। अब जैसे ही पता चलता है कि ये जो लड़की है इस आदमी की बेटी है, तो पुलिस अब जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी उस रिपोर्ट को अब मर्डर की रिपोर्ट में तब्दील कर देती है और उसके बाद अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले उसके पापा से और परिवार से पूछा जाता है कि क्या आपका किसी के साथ कुछ दुश्मनी है या तो फिर कुछ झगड़ा हुआ था जिसका बदला लेने के लिए ये चीज़ की गई हो। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि हमारा किसी के साथ कोई भी ना तो झगड़ा हुआ है और ना ही हमारी बेटी की, ना तो हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है। अब जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो फिर से पूछते हैं कि आप फिर से याद करने की आप कोशिश कीजिए, हो सकता है भूतकाल में आपका कुछ ऐसा बनाव घटा हो जिसकी वजह से ये चीज़ हुई हो, उसका बदला लिया गया हो। तो उसके पापा कुछ याद करते हैं तो उनको एक बात याद आती है। वो कहते हैं कि आज से 5 या 6 साल पहले एक लड़का था जिसका नाम था दाऊद शेख। वो हमारी बेटी के साथ मिलता जुलता था
उसके साथ पढ़ाई करता था और साथ में आता जाता रहता था। लेकिन एक दिन जब मुझे पता चलता है कि वो मेरी बेटी का यौन शोषण कर रहा है, तो मैंने उसके ऊपर केस किया था। और उस टाइम पे जो लड़की है वो नाबालिग थी, इस वजह से उसको उस टाइम पे सज़ा भी हुई थी और वो जेल चला गया था। जेल जाने के बाद उसका हमें कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद हमने ना तो उसको हमारे घर के आसपास देखा है और ना ही हमारी बेटी ने उसके बारे में कुछ हमें बताया है। बस यही एक चीज़ से, दूसरा तो कुछ हमारा है नहीं। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो वो लोग सबसे पहले तो इस दाऊद शेख के बारे में जानकारी जुटाना स्टार्ट करते हैं। तो जब उनको जानकारी जुटाते हैं तो उनको पता चलता है कि जो दाऊद शेख है वो आज से 1.5 साल पहले ही जेल से छूट गया है। और छूटने के बाद अभी वो यहाँ पे मुंबई में नहीं रहता है, वो कर्नाटक चला गया है और वहाँ पर बेंगलुरु में काम करता है। जब इस बात का पता चलता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनके पास दूसरा कोई भी सस्पेक्ट नहीं था, तो वो लोग अपनी पुलिस की एक टीम को बेंगलुरु भेजती है उसके लिए कि क्या वो वहाँ पर है कि नहीं, ये देखने के लिए। तो पुलिस की एक टीम वहाँ पर चली जाती है। उसके बाद दूसरी जो टीम होती है वो यहाँ पर तहकीकात शुरू कर देती है। कुछ टीम जो है वो इसकी सहेलियों के पास जाती है और पूछताछ स्टार्ट करती है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है, इसका कोई बॉयफ्रेंड है या तो कोई ऐसा अफेयर भी चल रहा है। ये सारी चीज़ें पूछना स्टार्ट करती है और एक टीम जो ये लड़की थी उसके कॉल डिटेल्स को खंगालना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर दो जानकारी सामने आती है। पहली जानकारी ये कि इनकी जो सहेलियाँ होती है उनमें से एक सहेली इनको बताती है पुलिस वालों को कि जब ये बनाव जब बना, मतलब कि 25 जुलाई को, उससे एक दिन पहले ये लड़की उसके घर पर गई थी और उसकी सहेलियों को बताती है कि वो मुझे बोल रही थी कि मुझे एक लड़के से मिलने जाना है, वो मुझे बुला रहा है मिलने के लिए। मेरा उससे मिलने का कोई भी मन नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे मजबूरी है इसलिए उसको मिलने के लिए मुझे जाना होगा। अब जब लड़की उसको पूछती है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है और आपको क्यों उसको मिलने के लिए जाना है, तो वो कुछ नहीं बताती है। तो अब जब वो डरने की बात करती है तो उसकी सहेली कहती है कि अगर तुझे डर लगता है तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, चल मुझे तो साथ ले चल। लेकिन जो यशस्वी है उसको मना कर देती है कि नहीं, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके कह के वो वहाँ से निकल जाती है। अब पुलिस वाले उसको पूछते हैं कि क्या आपको कोई एरिया का नाम बताया था कि वो कहाँ पर मिलने जाने वाली थी। तो वो सहेली बोलती है कि नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ बताया नहीं था, लेकिन हाँ वो उरन के ही किसी इलाके में मिलने वाली थी। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो उरन के जितने भी सीसीटीवी कैमरा से उसको देखना स्टार्ट करती है, शायद वहाँ पर कहीं पर इनको कोई क्लू मिल जाए। और दूसरा जो एक टीम थी जो कि कॉल डिटेल्स तलाश रही थी, उनको एक चीज़ मिलती है, वो कि यशस्वी जो है कुछ 2 नंबर से ज़्यादा बातें कर रही थी। और ये दोनों नंबर को अब जांच पर लगाया जाता कि ये दोनों नंबर किसके हैं। तो वहाँ पर हमको पता चलता है तो एक नंबर जो है वो किसी मोहसिन का है और दूसरा जो नंबर है वो है दाऊद शेख का। अब ये दाऊद शेख वही था जो दाऊद शेख का इसके पिताजी ने कहा था कि हमने इसको सज़ा दिलवाई थी। और यहाँ पर अब दूसरी जो टीम है जो सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे, उनको भी एक सीसीटीवी कैमरा में कुछ क्लू मिलते हैं। उनको मिलता है कि एक कैमरा है जो इन लोग इनका जो घर है वहाँ से थोड़ी दूर पर है और वहाँ पर ये जो यशस्वी है वो उस कैमरे में जाती हुई दिखती है और साथ ही कॉल पर किसी का बात कर रही है। अब वहाँ पे इस कैमरे को फिर से चेक किया जाता है तो थोड़ी देर बाद 5 से 6 मिनट के बाद एक लड़का भी उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। और यही जो लड़का है वो थोड़ा सा संदिग्ध लगता है, हो सकता है इसी ने उसका कत्ल किया हो, क्योंकि इसके बाद दूसरा कोई भी इस कैमरे में दिखाई नहीं देता है। तो अब वो जो लड़का इस कैमरे में दिखाई दिया था उसकी फ़ोटो को निकाला जाता है। फ़ोटो निकालने के बाद इसके जो पिताजी है उनको दिखाया जाता है। तो वो उस फोटो को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं ये वही है लड़का है जिसको हमने सज़ा दिलवाई थी, यही दाऊद शेख है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें सामने आई। पहला, दाऊद शेख के साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी लड़की की, और उसके बाद जहाँ पर इसका खून हुआ वहाँ पर भी दाऊद शेख को ही पाया गया था। तो अब यहाँ पे पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि पुलिस को इसके पिताजी ने ये बताया था कि दाऊद शेख का जब झगड़ा हुआ था उसके बाद जब उसको सज़ा हुई थी तो वो कभी भी हमारे घर के आसपास नहीं आया था और ना ही इस लड़की ने भी इसका कोई भी जिक्र किया था। तो आखिर ये यहाँ पर क्यों आया था और ये लड़की भी इसके साथ इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रही थी। अब ये बात तो सिर्फ दाऊद शेख ही बता सकता था। तो इसलिए पुलिस जो है जहाँ पर जो बेंगलुरु जो टीम गई थी उनको कॉल करती है और कहती है कि आपको किसी भी तरीके से दाऊद शेख को ढूंढ कर लाना है, क्योंकि कातिल वही है। अब बेंगलुरु की जो टीम है वहाँ पर उसका जो
सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है। पहले तो उसके दादी के घर पर जाती है जहाँ पर उसका लोकेशन दिखा रहा था, लेकिन दाऊद शेख ने वहाँ पर अपने फ़ोन को वहाँ पर लास्ट टाइम स्विच ऑफ करके वहीं पर रख दिया था और फिर वो कहीं वो दूर चला गया था उसके आसपास के जंगल में। तो इस तरह से वहाँ पे उसकी तलाश स्टार्ट होती है, लेकिन वहाँ पर उसका कुछ भी अता पता नहीं मिलता है। लेकिन कुछ मुखबिर के तहत पुलिस वालों को पता चलता है कि दाऊद शेख उसी जंगल में किसी एक जगह पे रुका हुआ है। जैसे उसके लोकेशन के बारे में पता चलता है, पुलिस वहाँ पर चली जाती है और दाऊद शेख को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वो यहाँ पर लेके आती है। अब जैसे लेके आती है उसके बाद उसके उसके साथ पूछताछ स्टार्ट होती है और फिर वो सारी कहानी बताता है। तो दाऊद शेख का ये कहना होता है कि जब से वो बचपन से, जब मतलब जो वो लोग छोटे थे, ये लड़की और ये साथ में जब पढ़ा करते थे, तब से इन दोनों का अफेयर चल रहा था और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते थे। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ में इसके पिताजी देख लेते हैं तो इसको पिताजी को ये लगता है कि ये जो लड़का है वो लड़की का यौन शोषण कर रहा है और उसकी छेड़ती कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। इस वजह से वो इसके ऊपर केस कर देते हैं। अब जैसे केस होता है तो इसको जेल होती है और जैसे इसको जेल होती है उसके बाद इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट था वो टूट जाता है। अब 1.5 साल के बाद जब वो जेल से वापस आता है उसके बाद वो मुंबई में नहीं रहता है, वो कर्नाटक में बेंगलुरु चला जाता है। जाने के बाद वो फिर से इस लड़के का कांटेक्ट करता है। अब इस टाइम पे लड़की क्योंकि इसको अब भुला चुकी थी, उसके साथ अब वो नहीं रहना चाहती थी, इसके लिए जब उसका कॉल आता है तो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। फिर से उसको कॉल करता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसको भाव नहीं देती है। फिर भी वो उसको बार बार कॉल करता रहता है। फिर वो एक बार उसको कहता है अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मेरे पास तुम्हारी कुछ प्राइवेट तस्वीरें हैं, वो मैं इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। ये तस्वीरें तब की थी जब ये दोनों साथ में थे, जब बचपन में दोनों साथ में थे उस टाइम पे ये खिंची हुई तस्वीरें थे और तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट थी। तो इन तस्वीरों के चलते वो लड़की अब इससे मिलना भी शुरू कर देती है, बार बार इससे मिलती है और अब फिर से इन दोनों का मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लड़की जो है बार बार दाऊद को कहती रहती है कि आप मेरे जो भी सारे फोटोज है उसको आप डिलीट कर दीजिए, लेकिन दाऊद इस बात को नहीं मानता है और इसी बात पे इन दोनों का कई बार झगड़ा भी होता रहता है। ऐसे में जब भी इन दोनों का झगड़ा होता था तो जो यशस्वी है वो दाऊद के कॉल को ब्लॉक कर देती थी। जब भी इसके नंबर को ब्लॉक करती थी तो वो अपने दोस्त के नंबर से इसको कॉल किया करता था और ये दोस्त वही था जिसका नाम मोहसिन था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब इसकी कॉल डिटेल को खंगाला गया था तो वहाँ पर 2 नंबर मिले थे। पहला तो दाऊद शेख का ही था और दूसरा मोहसिन का था। तो मोहसिन का इसमें कोई रोल तो नहीं होता है, लेकिन जब भी यशस्वी दाऊद के कॉल को ब्लॉक करती थी तो उस टाइम पे वो मोहसिन के नंबर से कॉल किया करता था। इसी वजह से उसका नंबर रडार में आ गया था। तो अब इस बात का जब पता चलता है उसके बाद दाऊद आगे बताता है कि मैंने आज से कुछ दिन पहले यशस्वी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आ रही थी। तो उस टाइम पर मैंने, जैसे कि ये 24 जुलाई का दिन था, 24 जुलाई को इसने फेसबुक पे उसकी एक प्राइवेट तस्वीर को अपलोड कर दिया था। जब ये प्राइवेट तस्वीर यशस्वी देखती है तो तुरंत ही दाऊद को कॉल करती है और कहती है कि आप इस फोटो को डिलीट कर दीजिए। तो दाऊद उसको कहता है मैं इस फोटो को डिलीट कर दूंगा, लेकिन तुमको मुझसे मिलना होगा। तो इसके लिए जब मिलने की बात होती है तो वो राज़ी हो जाती है क्योंकि वो उसको इस फोटो को डिलीट करवाना था। तो वो 25 तारीख को मिलना तय करते हैं और 25 तारीख को जहाँ पर इसका मर्डर हुआ था उस जगह पे दाऊद उसको बुलाता है। यशस्वी वहाँ पे उसको मिलने के लिए जाती है और जाने के बाद उन दोनों का वहाँ पर कुछ देर के लिए वहाँ पर वो दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उस टाइम पे कुछ ऐसी बातचीत होती है जिससे दाऊद को गुस्सा आ जाता है। बातचीत में ये होता है कि दाऊद उसको कहता है कि तुमको मुझसे शादी करनी है और मेरे साथ मेरे होम टाउन पे आना है। यशस्वी उसको बिल्कुल मना कर देती है, कहती है नहीं, मैं आपके साथ वहाँ पर नहीं आऊँगी, पहले तो आप मेरी ये जो फ़ोटो आपने फेसबुक पे डाली है उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो दाऊद शेख उस टाइम पे उस फोटो को डिलीट कर देता है। उसके बाद यशस्वी ये भी कह दी है कि अब आपके फ़ोन में जितने भी मेरे फ़ोटोज़ हैं उन सभी फ़ोटोज़ का आप डिलीट कर दीजिए। दाऊद एक बार फिर से उसको पूछता है मैं सारे फोटोज़ को डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे गांव में आना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। यशस्वी इस बात को नहीं मानती है और इस बात पे इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा यहाँ तक पहुँच जाता है कि दाऊद उसको मारना स्टार्ट कर देता है। दाऊद जब यहाँ पर आया था तो वो अपने साथ एक चाकू लेके आया था। उसने पहले से तय करके रखा था कि आज अगर ये मुझसे शादी करने की बात नहीं मानेगी तो मैं इसको मार डालूंगा। तो वो उस चाकू को निकालता है
और जहाँ तहाँ मारना स्टार्ट कर देता है। इतने ज़्यादा घाव देता है कि इसके शरीर पे कोई अंग बाकी नहीं रहता है और उस लड़के की वहीं उसी स्पॉट पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मौत होने के बाद भी उसका जी नहीं भरता है। वो उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल देता है। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट पे भी हमला करता है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है और उसको भी वो नोच देता है। उसको मारने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और सीधा मुंबई को छोड़ के वो अपने गांव में चला जाता है और अपने दादी के घर पे चला जाता है। दादी के घर पे अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। स्विच ऑफ करने के बाद वहाँ पर पास में एक जंगल में चला जाता है और उसके बाद पुलिस वहाँ पर जाती है और उसको पकड़ती है। तो ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक सीक्रेट लव के चक्कर में एक 20 साल की लड़की ने अपनी जान गंवा दी।